Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 10th, chapter number 2, structure of chromosome. फर्स्ट चैप्टर आपका सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल था जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। वहाँ पर हमने क्रोमोसोम जो वर्ड था ये कई बार देखा कि जो न्यूक्लियस में क्या होता है, सेल के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो कंडेंस होके क्या करते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं। तो अब उन्हीं क्रोमोसोम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फटाफट हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म, मतलब ये सभी टर्म्स की क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, जीन क्या है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड सेंटोमेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम, ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी व्हीकल क्यों कहा जाता है। ये हमने क्लास में भी बात करी थी, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम का। उसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इसमें सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स दी हेरिडिटरी व्हीकल। तो हेरिडिटरी व्हीकल का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम एक साधन, एक व्हीकल, एक ट्रांसपोर्ट के जैसे काम करता है हेरिडिटी मटेरियल को, क्योंकि वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जीन कैरी करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ही जीन्स होते हैं। तो वो जीन क्या है, जीन जो है वही तो हेरिडिटरी मटेरियल है, वही तो रिस्पॉन्सिबल है जनरेशन टू जनरेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, वो क्या है, उसके लिए डीएनए और जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्रोमोसोम्स क्या है, क्योंकि वो इनको कैरी करते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी व्हीकल कहा जाता है। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं कि क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो इसको हम कलर्ड बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आसानी से स्टेन हो जाते हैं, इनको हम कलर कर सकते हैं और इनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं मेटाफेस में। ठीक है, मेटाफेस में हम क्लियरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में बात करते हैं। व्हेन यू स्टडी अ स्लाइड फॉर सेल डिवीज़न, जब आप सेल डिवीज़न की स्लाइड्स के बारे में पढ़ोगे, यू विल फाइंड दैट ऑल द सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग एंड ऑल द सेल्स डू नॉट शो क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो सारी सेल्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी सेल्स डिवाइड करें और जो सेल्स हैं वो सभी क्रोमोसोम्स शो करें। ठीक है, राइदर दे हैव एन इंटैक्ट न्यूक्लियस, तो उसमें आपको क्रोमोसोम के अलावा एक न्यूक्लियस मिलेगा जो कि कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस होगा। सच सेल्स आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, तो ऐसी सेल्स को क्या कहा जाता है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स कहा जाता है, जो डिवाइड नहीं होती हैं। एंड देयर न्यूक्लियस इज़ इन इंटरफेस, और जो उनका न्यूक्लियस है वो किस फेज़ में होता है, वो इंटरफेस में होता है। और अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक तरह का नॉन डिवाइडिंग फेस होता है, या जिसको हम प्रिपरेटरी फेस कहते हैं। तो वो सेल्स जिसमें डिवीज़न नहीं हो रहा है उनका न्यूक्लियस किस फेस में होगा, ऑब्वियसली इंटरफेस में होगा। द जेनेटिक मटेरियल इन द रेस्टिंग न्यूक्लियस, दैट इज़ द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। तो वो सेल जो डिवाइड नहीं हो रही है, ये हमने सेल साइकिल में बात करी थी कि सबसे पहले इंटरफेस आता है। तो उस वक्त जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसी तरह से एक गुच्छों के फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन फाइबर्स। तो अभी जो मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ करे, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यही क्या है, वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन फाइबर्स, मतलब जैसे एक तागे का गुच्छा
उसको क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन फाइबर्स कहा जाता है। तो ये सबसे पहला टर्म यहाँ से क्लियर हो गया कि एक नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो रेस्टिंग फेज में होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो थ्रेड लाइक गुच्छा प्रेजेंट है, जो नेटवर्क प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। एंड द नेटवर्क इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेट। ठीक है, वो जो पतले पतले ये धागे हैं इनको फाइबर कहा जाता है, और इनके पूरे नेटवर्क को जो इस तरह से गुच्छा बना हुआ है उसको क्रोमैटिन नेट कहा जाता है। ठीक है, दे कैन बी सीन ओनली इन अ स्टेन्ड न्यूक्लियस। तो जब आप सेल डिवीज़न की स्लाइड्स को पढ़ोगे तो जो स्टेन्ड न्यूक्लियस वाली स्लाइड्स होती हैं उसमें हम इसको देख सकते हैं अंडर हाई मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप में। ठीक है, एज द सेल्स इंटर द सेल डिवीज़न। अब क्या होता है, तो ये तो हमने इंटरफेस की बात कर ली कि नॉन डिवाइडिंग फेज में जो सेल्स डिवाइड नहीं हो रही हैं अभी, उनके अंदर इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पिछले चैप्टर से कोरिलेट करिएगा चीज़ों को। अब सेल आगे की तरफ मूव कर रही है, डिवीज़न की तरफ मूव कर रही है। दीज क्रोमैटिन फाइबर्स स्टार्ट कंडेंसिंग। तो आपको याद होगा कि ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो इंटरफेस है उसके 3 फेजेस है, ग्रोथ फेज 1, एस फेज एंड ग्रोथ फेज 2। तो जो आपका ग्रोथ फेज़ 1 था उसमें क्या था कि सेल ग्रो कर रही थी एक्टिवली, और एस फेज़ में क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन है डीएनए का वो होने लगता है, और क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमैटिड्स आ जाते हैं। अभी हम क्रोमैटिड्स भी डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे ही आगे सेल साइकिल मूव करती है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, मतलब ये जो थ्रेड जैसा गुच्छा था, ये अब सिकुड़ना शुरू करेगा, कंडेंस करना शुरू करेगा, क्लोज आएगा एक दूसरे के। एंड बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, और क्या होता है कि सिंथेसिस फेज में कंडेंसिंग होती है, रेप्लिकेशन होता है, क्रोमैटिड्स फॉर्म हो जाती हैं। ये कंडेंसिंग चलती रहती है, पूरा प्रोफेज में भी होती है। प्रोफेज क्या है, माइटोटिक सेल डिवीज़न का, जिसको हम माइटोसिस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं एंड फॉर्म द डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़। ठीक है, और ये एकदम गहरी गहरी, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा सॉरी, तो क्या होता है कि अब अभी हमने कहा था कि न्यूक्लियस क्या है, सॉरी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये कलर्ड बॉडीज़ होती हैं और ये ईजिली स्टेन्ड हो जाती हैं। तो अब जब ये काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाती हैं तो ये डार्क कलर की दिखने लगती हैं। तो प्रोफेज के एंड तक के ये क्या करती हैं, क्रोमोसोम्स पूरी तरह से फॉर्म कर लेती हैं। ईच क्रोमोसोम इज सीन टू हैव 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, ये सेंट्रोमेयर है, ये एक, इसके ऊपर क्या होता है, एक क्रोमैटिड्स होता है। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है जिसमें एक क्रोमैटिड है, जिसको 1 क्रोमोसोम विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन आप कह सकते हो। मतलब जब ये फाइबर के फॉर्म में था ना इस तरह से, तो क्रोमोसोम ऐसा था। ठीक है, अब जब ये कंडेंस हो गया तो कंडेंस होने के बाद इसी सेंट्रोमेयर से एक स्ट्रैंड और बन जाता है। तो ये दोनों क्या है, इनको कहते हैं क्रोमैटिड्स। जो ये आर्म्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये कहलाते हैं क्रोमैटिड्स। और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या है कि ये जो 2 हैं, ये और ये जो दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन के बाद 2 सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं, और ये जो रेप्लिकेशन होता है ये कब होता है, एस फेस में। क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं, मतलब उसमें जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करके क्या करता है, 2 क्रोमैटिड्स बना लेता है। और जब एक स्ट्रैंड उसका होता है तो वो क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम्स किस फेज़ में प्रेजेंट होगा, जैसे ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड आपका सिंथेसिस वाले फेज़ में बन जाता है। ठीक है, तो और जो 1 वाला है, 1 क्रोमैटिड वाला, वो आपका होता है रेस्टिंग फेज़ में। ऐसा क्रोमोसोम रेस्टिंग फेज़ में होता है। तो दोनों क्रोमोसोम ही हैं, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉट आर क्रोमोसोम्स मेड ऑफ। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, किन चीज़ से बने हुए होते हैं। इससे पहले एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे एक होगा और ये हो जाएगा दूसरा, तो इन पेयर्स को क्या कहते हैं, होमोलॉगस। इनको कहते हैं होमोलॉगस पेयर। ठीक है, और ये जो होते हैं ये पेयर्स सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। और गैमीट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इन 2 पेयर में से जो हमने बनाए थे कोई एक प्रेजेंट होता है। इसीलिए गैमीट का नंबर 23 होता है और बाकी सेल्स का नंबर क्या होता है, 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड ऑफ। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं। तो इससे अभी यहाँ पे डिस्कवरी भी हम पढ़ लेंगे क्रोमोसोम की, कि सबसे पहले किसने ऑब्ज़र्व किया था, हॉफ मिस्टर ने ऑब्ज़र्व किया था, और फिर जो नेम था उसका वो वॉल्डेयर ने दिया था। तो डिस्कवरी अभी देखते हैं। क्रोमोसोम्स आर स्मॉल रॉड शेप, मतलब छोटे छोटे रॉड के जैसे स्ट्रक्चर हैं। डार्कली स्टेन बॉडी, मतलब कंडेंस होने के बाद वो काफ़ी डार्क अपीयरेंस उनका आता है। विजिबल ओनली ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये सिर्फ कब विजिबल होते हैं, मेटाफेज के वक्त विजिबल होते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, अगर आपको याद हो पिछले क्लास में, तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, है ना। तो प्रॉपर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद मूव करते हैं, या मियोसिस में वो चीज़ नहीं भी होती है, तो ये बेसिकली मेटाफेज में दिखते हैं, और एनाफेज में भी ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। क्योंकि जो ये डिवीज़न है सेल डिवीज़न का, कोई बहुत ज़्यादा इनके बीच में सेपरेशन नहीं होता है। सेल डिवीज़न एक क्विक डिवीज़न है। तो मेटाफेज और एनाफेज दोनों कहते हैं, या अगर दोनों में से प्रेफरेंस चूज़ किया जाता है तो आप मेटाफेज को दोगे प्रेफरेंस। ठीक है। द क्रोमैटिन थ्रेड्स और क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। अब जो ये क्रोमोसोम है, ये किसके बने हुए हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, डीएनए, और उसमें बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन। तो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं, अगर हम इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। वो भी इसमें 40% क्या होता है, डीएनए होता है, और 60% प्रोटीन होता है। और प्रोटीन भी दो तरह का होता है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो 50% से ज़्यादा होता है, और नॉन हिस्टोन बहुत कम होता है। तो ये क्या है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है कि क्रोमोसोम्स कैसे बने हुए होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें आपका डीएनए और हिस्टोन्स आता है। क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। क्रोमोसोम्स को व्हीकल्स कहा जाता है हेरिडिटरी मटेरियल का, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड कैरी द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करते हैं, विच इज़ डीएनए अलॉन्ग विद देम, जो कि किस में है, डीएनए में। तो उसको अपने साथ क्या करते हैं, सेल डिवीज़न जब होता है तो एक सेल से दूसरे सेल में लेकर के जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हेरिडिटरी व्हीकल कहा जाता है। ठीक है, व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। अब हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर अभी आपके इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जनरली जो क्रोमोसोम की अगर बात करी जाए तो बीच में सेंट्रोमेयर होता है, और इसके बाहर एक लेयर होती है जो वो प्रोटीन की लेयर होती है, जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। वैसे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सेंट्रोमेयर से अटैच्ड होते हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर एक्चुअली में, क्योंकि इसके ऊपर ये लेयर होती है काइनेटोकोर की, तो उस पर अटैच्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अरेंजमेंट के हिसाब से क्रोमोसोम्स अलग अलग तरह के भी होते हैं, टाइप्स के भी होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हॉफमिस्टर इन द न्यूक्लियाई ऑफ द पॉलन मदर सेल्स ऑफ डिस्कैंशिया। दे वर कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्लैमेंट्स। तो इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और उनको क्या नाम दिया था, न्यूक्लियर फ्लैमेंट्स का नेम दिया गया था। फिर जो टर्म क्रोमोसोम है, ये वॉल्डेयर ने 1888 में बताया, कॉइन किया, टू डिनोट द डार्कली स्टेन अपीयरेंस। जो वो डार्कली जो कंडेंस्ड अपीयरेंस इनको दिखाई दिया, उसको इन्होंने क्रोमोसोम कहा। ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल, मतलब जब इंटरफेस का वो चल रहा होता है, ईच क्रोमोसोम इज़ एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। मतलब वो क्या है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स विद बेसिक प्रोटीन। और भाई प्रोटीन तो है ही है क्रोमोसोम में, क्या है, डीएनए और प्रोटीन है। एंड फॉर्म अ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। तो वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और उसी के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेट कहते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे यहीं पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोमैटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, 2n है, और इसीलिए उसको डिप्लॉइड सेल्स कहा जाता है, और हैप्लॉइड सेल्स में n होता है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो आप 46 कहो या फिर 23 का पेयर कह सकते हो, ठीक है। तो जो गैमीट्स वाली सेल होती है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट इन ऑल द सेल ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की जो सभी सेल में जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़, और एक स्पीशीज की भी बात करी जाए तो भी सेम होते हैं। हैंस द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इज़ हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। इसीलिए स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम से। तो यहाँ पे अभी आगे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर दिए हुए हैं, जैसे अनियन में 16, गार्डन बी में 14, कॉर्न में ये। तो इसमें ह्यूमन का भी लिखा होगा, ये देखिए, मैन होमो सैपियंस हम कहलाते हैं, हमारे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर उनको 23 पेयर्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्या होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी समझाया है। ऑल हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल्स हैव डिप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, डिप्लॉयड, यानी कि 2n है। n का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देयर ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज़ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्यों 2 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इसमें 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के। 1 सेट कमिंग फ्रॉम द स्पर्म, जो कि एक पेरेंट मतलब एक फादर से आता है, स्पर्म से आता है, और दूसरा कहाँ से आता है, फीमेल गैमेट से, मदर से आता है। सो द डिप्लॉयड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2n या फिर 2 स्मॉल n, ठीक है। द गैमेट्स ऑफ दीज डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। अब आपको पता है, ये आपने पिछले लेक्चर में चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग, तो हमारे जो गैमीट्स हैं वो किससे बनते हैं, मियोसिस से, जिसको मियोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। देयरफॉर दे हैव जस्ट 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो 2n क्या होता है, आधा हो जाता है, तो वो सिर्फ n बचता है। तो जो गैमीट्स होते हैं उनमें जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं क्या, वो क्या है, हेड सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम का, 2 सेट नहीं होते हैं। सिंस गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। तो ये हो गया आपका नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनमें क्या होते हैं, उसके साथ डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो ह्यूमन में होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने रफ एक आइडिया क्रोमोसोम का लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 डायग्राम्स बने हुए हैं, और पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। क्रोमोनेमा 1 लॉन्ग लीनियर DNA मॉलिक्यूल रैप अराउंड बाय प्रोटीन। तो ये क्या है कि इसमें DNA मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से रैप्ड हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो आर्म्स हैं ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट आर्म्स। बीच का जो पार्ट है दैट इज़ द सेंट्रोमेयर, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है ये क्या है, ये हाईली कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इसी से जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो ये जो पैर हैं, ये पैर जैसे स्ट्रक्चर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन मतलब क्या होता है, ट्रू क्रोमैटिन, जहाँ पे फंक्शनल जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं, फॉल्स क्रोमैटिन्स होते हैं, जिसमें फंक्शनल जीन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से काइनेटोकोर के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो सेंट्रोमेयर क्या करता है, क्रोमैटिड्स को बांध करके रखता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम आ जाते हैं। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, मतलब जब सेल डिवाइड करना शुरू करती है, ईच क्रोमोसोम अपेयर इन इट्स कंडेंस फॉर्म, मतलब जो लंबे से तार धागे जैसे स्ट्रक्चर्स थे, अब वो आपस में जमा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। तो 2 क्रोमैटिड्स क्या है, एक ये, ठीक है। जो एक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये क्या है, 2 क्रोमैटिड्स हैं, जॉइन एट सम नैरो कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट। अब ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं ये किसी एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। तो ये जिस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, ठीक है,
ये ऐसे ऐसे एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो जिस पॉइंट पे ये जुड़ा हुआ है वो क्या है, हाईली कंस्ट्रक्टेड, क्या है, हाईली कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर, ठीक है। और काइनेटोकोर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर लिखा है, हालांकि जो काइनेटोकोर है इसके ऊपर एक हल्की सी प्रोटीन की लेयर होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। द रीजन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द ईदर साइड ऑफ सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड आर्म। अब इधर वाली भी जो है ये और ये, इनको क्या कहा जाएगा, इनको आर्म्स कहा जाएगा। द पोर्शन ऑफ सेंट्रोमेयर इज फिक्स फॉर द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अभी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप देखोगे किसी में सेंट्रोमेयर बीच में, किसी में ऊपर है, किसी में नीचे है, तो इसके हिसाब से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक एक आइडिया क्रोमोसोम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंट्रोमेयर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। तो अगर काइनेटोकोर ऑप्शन में आता है और तब आप काइनेटोकोर को प्रेफरेंस दोगे, अदरवाइज यू विल राइट कि सेंट्रोमेयर से ही अटैच्ड होते हैं, क्योंकि सेंट्रोमेयर के ऊपर ही जो लेयर है उसको काइनेटोकोर कहा जाता है, तो वो एक ही बात हो जाती है, ठीक है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये जो सेंट्रोमेयर होते हैं इसी से ही ये जो रेप्लिकेशन होता है, तो ये जो क्रोमैटिड्स को बाइंड करके रखता है, जोड़ करके रखता है, तो ऑब्वियसली ये क्रोमोसोम का शेप डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल, और इन्हीं सेंट्रोमेयर की मदद से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, इनको खींच के पोल्स की तरफ ले जाते हैं, तो मूवमेंट में भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। After the completion of cell division, the chromatids decondense and are called daughter chromosome। फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बाद आपने देखा होगा कि जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है पिछले क्लास में, अगर देखो पिछली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो समझने में फिर चीज़ें मुश्किल होंगी, तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे आप सभी लोग तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वापस से अब अनकोइल होना शुरू करता है और डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक के हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि सेंट्रोमेयर कहाँ पर है, क्रोमोसोम्स कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले टेलोसेंट्रिक, तो टेलो का मतलब होता है एकदम एंड में, जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, एकदम एंड में, टर्मिनल पोजीशन पे, एकदम ख़त्म होने वाली। दीज आर रॉड शेप क्रोमोसोम, ये रॉड शेप क्रोमोसोम्स होते हैं, विच सेंट्रोमेयर ऑक्यूपाइंग अ टर्मिनल पोजीशन सो दैट दे पजेस ओनली वन आर्म, मतलब एकदम क्या होते हैं कि ऐसे सेंट्रोमेयर यहाँ है और ये एक आर्म है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रो का मतलब होता है अबव, मतलब ऊंचा, लेकिन एकदम एंड नहीं। दीज आर द रॉड शेप क्रोमोसोम विद द सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर। सब टर्मिनल का मतलब क्या है कि एंड पॉइंट से थोड़ा सा पहले। इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम वन आर्म इज़ वेरी लॉन्ग, एक जो आर्म है वो बहुत लंबी होती है, मतलब सेंट्रोमेयर यहाँ है, एक आर्म छोटी सी है और दूसरी आर्म काफ़ी बड़ी है, तो ये क्या है, ये एक्रोसेंट्रिक है। एंड दीज क्रोमोसोम्स अपेयर जे शेप, तो ये जे शेप का स्ट्रक्चर लेते हैं। उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक, तो ये एल शेप क्रोमोसोम्स भी कहलाते हैं, विच सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, मतलब जैसे ये क्रोमोसोम है और ये थोड़ी सी बड़ी होगी उसके कंपैरिजन में, नीचे वाली ज़रा सी बड़ी होगी, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मिडिल से ये जो सेंट्रोमेयर है ये मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगा, इसीलिए इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, मतलब मिडिल पॉइंट से ऊपर है। उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या है, एकदम सेंटर में सेंट्रियोल है एंड दोनों आर्म्स क्या है, बराबर है। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, थोड़ा सा ये पेज ब्लर हो गया है, लेकिन आपके पास बुक है वहाँ से आप इसको देख लेना। तो ये टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक, ये देखिए आप, मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे, और ये क्या है, मतलब मिडिल से थोड़ा ऊपर, और ये एकदम मिडिल में। तो इसकी दोनों आर्म्स बराबर होती हैं, इसकी एक छोटी बड़ी होती है, इसकी एक बहुत लंबी होती है, एक बहुत छोटी होती है, इसमें सिर्फ एक ही आर्म होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम के बारे में, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब हम मूव करने वाले हैं डीएनए की तरफ, ठीक है। तो उससे पहले हम नॉलेज डेस्क देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड वॉज सेपरेटेड बाई मेशर इन 1869 फ्रॉम द
न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लाई ऑफ अ पस सेल। तो न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने अलग किया था। शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स वाज स्टडी। डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने स्टडी किया। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। डीएनए का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें हमें अभी डिस्कस करनी है। तो एक बार हम फाइन स्ट्रक्चर, अब जब हम फाइन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वो किससे मिल करके बना हुआ है। यू नो दैट द क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम। क्रोमैटिन किसका बना हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। मतलब किसके बने हुए हैं, हमने केमिकल कंपोजिशन की बात की थी ना, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और बेसिक प्रोटीन्स। तो अब डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि डीएनए क्या होता है और किस तरह से ये क्रोमोसोम का इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से लिंक करते हैं। उसके बाद जीन क्या है एंड फंक्शंस क्या है क्रोमोसोम के। तो पार्ट 2 में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स। सो टिल देन कीप शेयरिंग द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर सारी चीज़ आपको समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।